Hello everyone, good morning to all of you. So let's start with the newspaper discussion of 12th of November. Before that, if you want the PDF of this particular video, you can go to Telegram and search for Study Score Official. You will get the PDF there. Okay, so let's start with the first news, that is climate financing. Now, India has demanded $1 trillion from developed countries to developing countries to mitigate challenges arising from climate change. ठीक है, so देखिए जो COP21 हुआ था हमारा, उसमें पेरिस में हुआ था, राइट? पेरिस क्लाइमेट चेंज इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज. यहाँ पर क्या हुआ था, ये डिसाइड हुआ था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं दे विल गिव सर्टन अमाउंट ऑफ मनी टू डेवलपिंग कंट्रीज. सो इंडिया हैज रिसेंटली डिमांडेड दैट पर्टिकुलर मनी शुड बी $1 trillion every year. Now, first of all, India has not demanded this particular money for itself. इंडिया ने अपने लिए डिमांड नहीं किया है. इंडिया हैज डिमांडेड कि डेवलप्ड कंट्रीज एंटायर डेवलपिंग कंट्रीज के ग्रुप को देंगे. ठीक है, ये सिर्फ इंडिया के लिए पैसा नहीं है, ये पूरी की पूरी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए पैसा है. नाउ इंडिया ने इस पर्टिकुलर चीज़ को एक कंडीशन की तरफ पुट किया है कि हम अपने क्लाइमेट कमिटमेंट्स को तभी कंप्लीट कर पाएंगे जब हमें इस पर्टिकुलर मनी में से कुछ एक हिस्सा मिलेगा. हमें कुछ पैसा मिलेगा जो डेवलप कंट्रीज देगी, तभी हम जाकर अपने क्लाइमेट कमिटमेंट्स को कंप्लीट कर पाएंगे. देखिए, इंडिया की टोटल 5 फुल प्लान्स हैं टू रिड्यूस करेगा जो अपनी कार्बन इंटेंसिटी को, और इवेंचुअली 2070 तक अपना नेट जीरो अचीव करना है. ठीक है, देखिए क्या है इंडिया के 5 एम्स. फर्स्ट इज इंडिया को जो अपने नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करना है 500 गीगावाट्स तक अगले 10 सालों के अंदर, 2030 तक. ठीक है, इसके अलावा इंडिया के जितना भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उसमें से एटलीस्ट हाफ यानी कि 50% इट शुड कम फ्रॉम रेन्यूएबल एनर्जी बाय 2030 अगेन फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स. इसके अलावा जो भी हमारा कार्बन एमिशंस होता है इट शुड रिड्यूस बाय एटलीस्ट 1 बिलियन टन्स बाय 2030. ठीक है, हमें अपना कार्बन एमिशन कम करना है कम से कम 1 बिलियन टन्स तक अगले 10 सालों के अंदर. इसके अलावा जो हमारी कार्बन एमिशन की इंटेंसिटी है, जितनी फास्ट इंटेंसिटी का मतलब होता है जितने फास्ट तरीके से हम कार्बन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस इंटेंसिटी को हमें कम करना है, कम करके 45% तक लेकर आना है अगले 10 सालों के अंदर अगेन. एंड फाइनली जब हम ये चारों टारगेट्स अचीव करेंगे तो हम फाइनली एबल हो जाएंगे कि हम 2070 तक अपने नेट जीरो को अचीव कर सके. नेट जीरो को सिंपल वर्ड्स में समझे, नेट जीरो का मतलब होता है कि इंडिया जितना कार्बन एटमॉस्फेयर में एमिट करेगा उतना ही कार्बन एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेगा. तो एब्जॉर्ब कैसे कर सकते हैं? बाय अफॉरेस्टेशन, ट्री प्लांटेशन. ठीक है, ओशन को प्रॉपर्ली साफ करके ओशन एब्जॉर्प्शन करा के, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से कार्बन को एब्जॉर्ब किया जा सकता है. नाउ इसके अलावा इंडिया ने ये भी कहा है कि इंडिया का जो एनडीसी है, ठीक है, इट इज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ $1 trillion इन क्लाइमेट फाइनेंसिंग. मतलब इंडिया अपने एनडीसीज को तभी कंप्लीट कर पाएगा जब उसको ये $1 trillion में से कुछ पैसा मिलेगा. देखिए, जितने भी एनडीसीज होते हैं दे कैन बी सबमिटेड विद सम कंडीशंस. सबसे पहले देखते हैं एनडीसी है क्या. नाउ एनडीसी जो होता है हर एक नेशन का अपना खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन का टारगेट्स होते हैं. ठीक है, कुछ टारगेट्स होते हैं जो हर एक कंट्री अपना अपना डिसाइड करती है. नाउ दे आर वॉलंटरी टारगेट्स और दैट कंट्री सेट फॉर देमसेल्व्स, जो कंट्री खुद डिसाइड करती है, which डिस्क्राइब करती है द क्वांटम यानी कि क्वांटिटी एंड द काइंड ऑफ एमिशंस दे विल अंडरटेक ओवर अ फिक्स पीरियड. जैसे अभी 2021 चल रहा है, ठीक है, ज़्यादातर जो कंट्रीज हैं उनके टारगेट 2030 तक के लिए यानी कि अगले 9 से 10 सालों के लिए. तो अगले 10 सालों के अंदर कौन सी कंट्री कितने जगहों पर क्या क्या कट्स करेगी, किस फील्ड में कितना एमिशन कट करेगी ताकि वो अपने एनडीसीज को कंप्लीट कर सके, दैट इज कॉल्ड एज उसका एनडीसी. ठीक है, इंडिया ने जो अपना पिछला एनडीसी सबमिट किया था वो 2015 में सबमिट किया था पेरिस क्लाइमेट चेंज के टाइम में. और अभी जो COP26 हुआ था 2021 में यानी कि 5 सालों के बाद, पेरिस अग्रीमेंट के 6 सालों के बाद, उसमें ये बोला गया था कि एनडीसी का हर एक नेशन अपना अपना अपडेट प्रोवाइड करेगी, लेकिन इंडिया ने कोई भी अपडेट प्रोवाइड नहीं किया है. ठीक है, सो एनडीसी के बेसिस में ये देखिए ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट कि हर एक एनडीसी जो है उसमें कुछ कंडीशंस हो सकती हैं. ठीक है, तो इंडिया ने अपना ये कंडीशन डाला है कि हम अपने एनडीसी को तभी कंप्लीट कर पाएंगे जब हमें $1 trillion में से कुछ पैसा मिलेगा. नाउ जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं दे एज अ ग्रुप दे हैव डिमांडेड $1 trillion एनुअली फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज. ठीक है, आपको ध्यान रखना है. नाउ इसके अलावा अगर हम क्लाइमेट फाइनेंसिंग की बात करें इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर क्लाइमेट फाइनेंसिंग कैसे की जाती है? देखिए, सबसे पहले यूनियन बजट्स जो हैं, जो सेंट्रल लेवल पर जो बजट्स बनते हैं उसमें कुछ पैसे अलॉट किए जाते हैं. देखिए, कुछ बजट का सपोर्ट मिलता है टू नेशनल मिशंस एंड कुछ दिया जाता है टू अदर क्लाइमेट स्ट्रेटजीज. जो ऑलरेडी बहुत सारे नेशनल मिशंस वगैरह चल रहे हैं टू फॉर क्लाइमेट चेंज, उनके लिए कुछ पैसा प्रोवाइड किया जाता है. और इसके अलावा जो डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट स्ट्रेटजीज वगैरह चल रही हैं, डिफरेंट अलायंसेस चल रहे हैं, उनके लिए कुछ पैसा सेंटर अलॉट करती है. इसके अलावा स्टेट भी अपने बजट्स में क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ पैसा अलॉट किया जाता करती है. इसके अलावा देखिए, यूनियन बजट जो है कुछ अपने पैसे से निकालती है बजट से और कुछ सेस वगैरह लगाती है डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट फंड्स के लिए, जैसे कि NCEF, NAF, NDRF, कैंपा फंड. ये सब वो फंड्स हैं जो क्लाइमेट चेंज के लिए डायरेक्टली यूज़ किए जाते हैं. इसके अलावा देखिए यहाँ पर आप जो प्राइवेट क्लाइमेट फाइनेंसेस हैं जैसे कि CDM, डेट फाइनेंसिंग, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल फंडिंग, इन तरीके से प्राइवेट भी जो है क्लाइमेट फाइनेंसिंग के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन के निकल रहा है. अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे तो कुछ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ने साथ मिलकर मल्टीलेटरल फंड स्टार्ट किए हैं, फिर 2 कंट्रीज ने बहुत सारे मिलकर बायलेटरल फंड स्टार्ट किए हैं, एंड कुछ जगहों पर इंटरनेशनल प्राइवेट फाइनेंसिंग भी स्टार्ट की गई है जहाँ पर कुछ प्राइवेट बॉडीज़ हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर फाइनेंसिंग करती है. तो इस पर्टिकुलर चीज़ से हमें तो ये डेफिनेटली समझ आता है कि जो प्राइवेट प्लेयर हैं दे ओवर द ईयर्स दे हैव बिकम वन ऑफ द मेजर
प्लेयर्स इन क्लाइमेट फाइनेंसिंग, ठीक है। तो प्राइवेट प्लेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गई है, जो कि आगे बढ़कर इसमें इन्वेस्ट कर रही है और ताकि हम आगे कर सकें। देखिए, अब समझते हैं कि इंडिया और पूरा जो ग्लोबल लेवल पे है हमारे क्लाइमेट चेंज को इतना रोकने की कोशिश क्यों कर रहा है। व्हाट इज़ द मेन रीज़न? उसका रीज़न है कि इन्वायरमेंट पे के साथ साथ क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है हमारे हेल्थ के ऊपर भी। देखिए, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लाइमेट चेंज विल कॉज एयर पॉल्यूशन करेगा तो एजमा एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ऐसे कुछ भी हार्ट से रिलेटेड डिजीज, रेस्पिरेटरी लंग से रिलेटेड डिजीज हो सकती हैं। इसके अलावा हमारे आसपास का जो वेक्टर इकोलॉजीज है वो चेंज हो जाएगी। उसके कारण जो वेक्टर कैरियर्स होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट डिजीज को फास्ट तरीके से स्प्रेड करना स्टार्ट कर देंगे, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, वेस्ट नाइल वायरस, ये डिफरेंट डिजीज है जो कि फैलना शुरू हो जाएगा अगर क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो। इसके अलावा एलर्जेंस जो होते हैं, जो ऐसी चीज़ें जो एलर्जी प्रोवाइड करती हैं, जैसे डस्ट हो गया, पॉलन्स हो गए, ये अचानक से इनका स्टेटस इंक्रीज हो जाएगा या फिर चेंज हो जाएगा, इनका फैक्टर्स चेंज हो जाएंगे। उसके कारण रेस्पिरेटरी डिजीज, एस्मा, ये सब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, सिवियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। वाटर क्वालिटी पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। उसके कारण जितने भी वाटर बॉर्न डिजीज है, जैसे कि कॉलरा, ठीक है, ये एल्गल ब्लूम्स का जो इंक्रीज हो जाएगा, ये सब अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। हमारे वाटर और फूड सप्लाई के इंपैक्ट पर डायरेक्टली इंक्रीज पड़ेगा। जैसे हमें पता है कि एग्रीकल्चर में बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ सकता है क्लाइमेट चेंज का। उसके कारण मैल न्यूट्रिशन, डायरियल डिजीज, ये सब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इन्वायरमेंट हमारा आसपास डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा। उसके कारण जो लोग क्लाइमेट चेंज से इंपैक्टेड कंट्रीज में रह रही हैं, वो जो लेस इंपैक्टेड कंट्रीज हैं उसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, तो फोर्स माइग्रेशन स्टार्ट हो जाएंगी। उसके कारण सिविल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएंगे एंड मेंटल हेल्थ इंपैक्ट्स भी शुरू हो जाएंगे ऐसे लेवल्स में। हमें पता है क्लाइमेट चेंज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर ये हो सकता है कि वो एक्सट्रीम हीट को कॉज कर सकता है। वो उसके कारण हीट से रिलेटेड जितने भी इलनेस है वो सबके सब इंक्रीज हो जाएगी और डेथ्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, कार्डियोवैस्कुलर फेलियर्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। एंड फाइनली, अगर वेदर की कंडीशन बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाएंगे, उसके कारण इंजरीज, फिटलिटीज, मेंटल हेल्थ इंपैक्ट्स ये सब बहुत ही कॉमन हो जाएगा। ये सब हो गया ह्यूमन हेल्थ के अलावा। इसके अलावा हमें पता है कि इन्वायरमेंट पर भी बहुत ज़्यादा बुरा इंपैक्ट करता है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया। इसके अलावा मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर जो है उसके कारण सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा। जितने भी ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो कि सी के बीच में रहते हैं, वो सब ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे ऐसे, राइट। तो ये कुछ ऐसे इंपैक्ट्स हैं जो कि क्लाइमेट चेंज को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं। इसलिए हमें क्लाइमेट फाइनेंसिंग भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्ली उस पर इंपैक्ट करने की जरूरत है, प्रॉपर्ली उस पर काम करने की जरूरत है, ताकि समय रहते हम इसके लिए कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल सकें। सो टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक नाउ, कर्नाटक के अंदर एक बिटकॉइन स्कैम हुआ था। नाउ माइंड यू कि ये स्कैम जो हुआ था 2019 और 2020 के बीच में सरफेस हुआ था, लेकिन 2021 में क्या हुआ है, अभी रिसेंटली ये पर्टिकुलर स्कैम फिर से पॉलिटिकल टर्मोइल लेकर आ रहा है कर्नाटक के अंदर। देखते हैं हुआ क्या था। सो दिस इज जस्ट अ स्टार्टिंग टॉपिक, ठीक है। 2019 में 11 करोड़ रुपए जो है कर्नाटक गवर्नमेंट के ई गवर्नेंस पोर्टल से अचानक से गायब हो गए थे, ठीक है। जब एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट को इसके ऊपर लगाया गया जुलाई 2019 में, तो ये पता चला गया कि ये हैकिंग के कारण ये पैसे गायब हुए हैं, ठीक है, हैकिंग के कारण ये पैसे गायब हुए हैं। इसके अलावा जब और ज़्यादा मतलब वो इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला कि 7.37 करोड़ से ज़्यादा रुपए जो है ये गवर्नमेंट पोर्टल से इलीगल तरीके से गया है, मतलब गायब हुआ है, लेकिन इट हैज़ बीन ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट पोर्टल, ठीक है। तो ये इलीगल ट्रांसफर था बट इट हैज़ बीन ऑथराइज्ड, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ स्कैम चल रहा था। नाउ दीज फंड्स दे वर ट्रांसफर टू अनरिलेटेड एनजीओ अकाउंट इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक पर्टिकुलर एनजीओ के नाम पे जा रहा था, लेकिन एक्चुअली वहाँ पर कोई एनजीओ था ही नहीं, ठीक है, वहाँ पर था नहीं, तो टेक्निकली ये पैसा गलत जगह पे जा रहा था, ठीक। अब देखिए क्या हुआ, इस लास्ट ईयर नवंबर में एक पर्सन था श्री कृष्ण राव का, he has been arrested in drugs case. Now इससे जब पूछताछ की गई तो पता चला कि he is the hacker जिसने एक्चुअली कर्नाटक गवर्नमेंट का उस पर्टिकुलर ई गवर्नमेंट पोर्टल को हैक करके वहाँ से पैसे निकाले थे। मार्च इस पर्टिकुलर मतलब दिस पर्टिकुलर ईयर मार्च में, इसी साल में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ही टुक ओवर द केस और उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोबिंग स्टार्ट कर दिया, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया। एंड पता चला कि 14 डिफरेंट बैंक अकाउंट्स में 1.44 करोड़ से ज़्यादा रुपीज़ हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ देर इज नॉट जस्ट अ सिंगल पर्सन हु इज इंडल्ज्ड, बट देयर आर मल्टीपल पर्सन्स, ठीक है, जो इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर इंडल्ज है, स्कैम के अंदर इंडल्ज्ड है। Now, officials said that they have received 39 bitcoins over worth 9 crores rupees. So 39 bitcoins भी इस श्री कृष्णा के पास से मिले हैं, जिसकी टोटल वर्थ जो है 9 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये स्कैम जो है धीरे धीरे परत बाय परत में लेयर बाय लेयर खुलनी शुरू हो गई है। नाउ हमारे काम का इसमें यह है कि हम समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी स्कैम्स होते कैसे हैं। देखिए, ये फ्रॉड है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्कैम जो ये फ्रॉड है, जहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर एंटिटी आपको क्रिप्टो करेंसी पेमेंट करने के लिए बोलता है, ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स में हो सकता है वो। देखिए, जैसे कि नॉर्मली जो भी डिमांड्स आते हैं वो हमेशा लेजिटिमेट सोर्स से आते हैं, जैसे गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल हो गया, वो सब ना आपको एक मैसेज या मेल आएगा कुछ भी, जिसमें पेमेंट करने को बोला जाएगा वाया क्रिप्टो करेंसी, वाया ईमेल, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी में पे करने को बोला जाएगा। जैसे ही उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के पास जाएंगे, हम एक ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां पर हमने हम डिमांड भी नहीं किया था, वहां पहुंच जाएंगे एंड दैट पर्टिकुलर मनी विल नॉट बी सेंड कि जहां हम चाहते हैं, बट इट विल बी डाइवर्टेड टू समवेयर एल्स। इसके अलावा
ठीक है। अब देखिए कोई भी पर्सन जो है, कोई हैकर जो होता है, ही कैन कॉन्टैक्ट यू थ्रू सोशल मीडिया या फिर किसी भी ऐसे जगह से जहाँ पर लोग ज़्यादा विजिट करते हैं, वहाँ जाकर आपको ल्योर करने की कोशिश कर सकता है कि यू शुड पे दिस पर्टिकुलर अमाउंट एंड आई विल गिव बैक दिस मच अमाउंट, राइट। ऐसे कर करके स्कैम्स अनफोल्ड होते हैं। नाउ सिमिलर स्कैम जो है कर्नाटका इसके ई गवर्नेंस पोर्टल में भी हुआ था एंड पीपल फेल फॉर इट एंड उसके कारण अराउंड 11 करोड़ रुपए का प्रॉब्लम हो गई थी यहाँ पर, ठीक है। नाउ दिस वाज द न्यूज़। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस। इट इज इन कि हिमालयन रीजन्स में वाइडर रोड्स बनाने की बात चल रही है। नाउ ये न्यूज़ जो आया है ये डिफेंस के पर्सपेक्टिव से आया है, तो हम उसको पहले समझते हैं कि हमारे जो इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स है, इट नीड्स टू फर्स्ट ऑफ ऑल इट नीड्स टू वर्क इन टैंडम। तीनों को साथ में काम करने की जरूरत है। किसी भी पर्टिकुलर रीजन में नेवी अकेला काम नहीं कर सकता, इट नीड्स सपोर्ट फ्रॉम एयरफोर्स एंड आर्मी। सिमिलरली एयरफोर्स अकेला काम नहीं करेगा, आर्मी और नेवी की सपोर्ट की जरूरत होगी एंड सिमिलरली आर्मी को नेवी और एयरफोर्स की सपोर्ट की जरूरत होगी। नाउ जैसे कि हमारे चाइना वाला और स्पेशली तिब्बतन रीजन जो है, वहाँ पे हमें पता है कि चाइनीज़ बिल्डअप लगातार बढ़ता जा रहा है। हमें पता है कि पिछले 2-3 महीनों से हम लगातार इस न्यूज़ को देख रहे हैं कि चाइनीज़ जो है वहाँ पे बिल्डअप लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो इंडिया को भी जो क्रूशियल डिफेंस इक्विपमेंट्स जैसे कि ब्रह्मोस हो गया, वज्र मिसाइल हो गए, स्मर्च रॉकेट कैरियर्स हो गए, उनको जल्दी से जल्दी इन टफ टेरेंस यानी कि हिमालयंस के टेरेन से निकाल करके बॉर्डर तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। बट प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पर इतना छोटे छोटे रोड्स हैं कि ये व्हीकल्स वहाँ पर ट्रैवल नहीं कर पाती हैं। हमें पता है कि ब्रह्मोस को ट्रैवल करने के लिए बहुत ही हैवी व्हीकल चाहिए होता है। उस हैवी व्हीकल को प्रॉपर्ली ऑपरेट करने के लिए हमें वाइडर रोड चाहिए, ठीक है। वाइडर रोड रहेगा तभी हम प्रॉपर्ली उस पर्टिकुलर व्हीकल को वहाँ से निकाल सकते हैं विदाउट एनी सेफ्टी कंसर्न्स। बट पॉइंट इज कि क्या अगर हम रोड को वाइड कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? नहीं। देखिए रिसेंटली एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट चल रहा है, चारधाम प्रोजेक्ट, जो कि उत्तराखंड के अंदर चल रहा है। उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की जब स्टडी की गई है तो ये पता चला है कि जैसे जैसे हम रोड को वाइड कर रहे हैं वैसे वैसे लैंडस्लाइड्स का रिस्क भी लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक। देखिए ये जो है इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड वाइडिंग प्रोजेक्ट जो चारधाम प्रोजेक्ट है, ये चल रहा है, जो कि हिमालयन रीजन्स में चल रहा है। 2016 में स्टार्ट हुआ था। देखिए अब हमारा जो हिमालय है इट इज़ वर्ल्ड्स टॉलेस्ट एंड यंगेस्ट माउंटेन, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हमें रोड्स को वाइड करना है तो हमें क्या करना होगा? वी नीड टू स्कूप आउट द ट्रीज। हमें ट्रीज को काटना पड़ेगा, सॉइल्स को हटाना पड़ेगा, रॉक्स को हटाना पड़ेगा। उसके कारण क्या होगा? ये पूरा का पूरा स्लोप जो है अनस्टेबल बन जाएगा। उसके कारण अगर हम उसके अलावा और भी ज़्यादा सॉइल रॉक्स को निकालना स्टार्ट कर देंगे तो जितना हम निकालेंगे उतना ज़्यादा अनस्टेबल होता जाएगा ये। उसके कारण देखिए ऑलरेडी हिमालयन जो है बहुत ही ज़्यादा सिस्मिक जोन के अंदर आता है, सिस्मिक जोन 5 के अंदर आता है, हमें पता है, ठीक है। यानी कि ये हाईली प्रोन टू अर्थक्वेक्स है। अगर हम उसका जो रॉक बेड से अटैच्ड सॉइल्स एंड रॉक्स हैं उसको भी निकाल देंगे तो ये और ज़्यादा अनस्टेबल बन जाएगा। देखिए इसके अलावा सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो जाएगी इफ़ बेयर हिल साइड्स आर लेफ्ट अनट्रीटेड। अब अगर हम एक पर्टिकुलर जगह से अगर हम रॉक्स वगैरह हटा रहे हैं और उसके अलावा वहाँ पर अगर हम न्यू प्लांट्स हम अगर वहाँ पे नहीं डालेंगे, ठीक है, न्यू प्लांट्स नहीं लगाएंगे या फिर कोई भी हम न्यू पत्थर वगैरह डाल के उसको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा? दिक्कत और ज़्यादा बढ़ जाएगी और वहाँ से लैंडस्लाइड से खतरा और बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए दिस इज़ द, ठीक है, दिस इज़ द माउंटेन, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर हम इस पर्टिकुलर पत्थर को निकाल लेंगे तो वी नीड टू मेक अ बैरियर और समथिंग। यहाँ पर कुछ बैरियर बनाना पड़ेगा ताकि ये पर्टिकुलर चीज़ नीचे ना गिरे, है ना, ये नीचे ना गिरे। अगर हम इन पेबल्स को, इन पत्थरों को हटा देंगे बट यहाँ पर कुछ डालेंगे नहीं तो रॉक्स नीचे गिरेंगे और लैंडस्लाइड का जो खतरा है वहाँ पर और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। नाउ दिस इज व्हाट वी वांटेड टू से हियर। नाउ इसके अलावा ये जो डेब्रीज है, देखिए ये डेब्रीज आप जैसे देख सकते हैं। नाउ आपको पता है कि जितने भी ये हिमालयन पार्ट है यहाँ पर एक तरफ रोड है और नीचे की तरफ खाई है, ठीक है, खाई है। नाउ ये वैलीज है। नाउ वैलीज जो है वहाँ पर नीचे पानी बह रहा है, ठीक है। अब अगर ये रॉक्स नीचे की तरफ जाएंगी तो क्या होगा? यहाँ पर ब्लॉकेज होंगे, पानी के अंदर ब्लॉक हो जाएगा, पानी के अंदर ब्लॉक होगा तो इन पर्टिकुलर एरियाज में फ्लैश फ्लड आने की भी चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। देखिए अब अगर डबरीज जो है नीचे की तरफ गौर से नीचे गिर गए और वो रिवर्स वगैरह के अंदर होगा तो वहाँ पे ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाएगी। रोड, इसके अलावा रोड ब्लॉकेज हो जाएगा जो जहाँ पर यहाँ पर है, देखिए यहाँ इस पूरे पर्टिकुलर पार्ट में यहाँ पर रोड ब्लॉकेजेस हो जाएंगे, ठीक है। रोड ब्लॉकेज होंगे तो यहाँ पर व्हीकल का मूवमेंट बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, ठीक है। दे हैव मेड व्हीकुलर मूवमेंट वेरी डिफिकल्ट, तो ऑब्वियसली व्हीकल का मूवमेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो डबरी जैसा हमने बात की गॉर्जेस के नीचे जाएंगे उसके कारण जितने भी उस पर्टिकुलर रिवर्स के अंदर फिश स्पीसीज होंगी, ठीक है। इसके अलावा स्नो ट्राउट्स हैं, ब्राउन ट्राउट्स हैं, ठीक है। ये सब के सब बिल्कुल ही ज़्यादा इन सब पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा, इन पर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा एल्गी, ग्रीन बैक्टीरियाज, एक्वेटिक फ्लोरा एंड फौना, तो इन सब पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। तो पॉइंट ये है कि अगर हम अनट्रीटेड छोड़ देंगे या फिर हम रोड्स को वाइड करने की कोशिश करेंगे तो उसका एक पर्टिकुलर चीज़ को करने के लिए हमें सेवरल इंपैक्ट्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो यहाँ की ये रीजन अनस्टेबल हो जाएगा। उसके बाद जो चीज़ें नीचे गिरेंगी वो वहाँ पर जाकर रिवर को ब्लॉक करेंगी। उसके अलावा जितने भी फिश और एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको डायरेक्टली इंपैक्ट करेंगी। तो ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी ये, ठीक है। अब देखिए क्या इंडिया ने इसके लिए कुछ किया है? जी हाँ, इंडिया ने कुछ नॉर्म्स वगैरह बना रखे हैं फॉर सेफ रोड बिल्डिंग्स इन द माउंटेन्स, जो कि प्लानिंग कमीशन ऑलरेडी बना के जा चुका था। 2008 में
इसने टोटल 8 मिशंस बनाए थे फॉर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। उनके अंदर ये भी था कि कैसे हम हिमालयंस और जितने भी माउंटेन एरियाज हैं उन पर रोड्स वगैरह प्रॉपर्ली बना सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि इन पर्टिकुलर गाइडलाइंस को कोई फॉलो नहीं करता है, ठीक है। नो वन इज इवन अवेयर ऑफ दीज गाइडलाइंस। उसके कारण क्या होता है, हम नॉर्मली छोड़ देते हैं और उसके कारण प्रॉब्लम और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। अगर हम हिमालयन रीजन की बात करें, देखिए हिमालयन रीजन इज वन ऑफ द 4 बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ठीक है। इंडिया के अंदर टोटल 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, हमें पता है। एक वन इज वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, वन इज अंडमान निकोबार, वन इज ईस्टर्न हिमालय, वन इज वेस्टर्न हिमालय। ये 4 टोटल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है। उसमें से देखिए 2 हिमालयन रीजन्स के अंदर है। इसके अलावा इट इज द लार्जेस्ट रिजर्वॉयर ऑफ स्नो या फिर आइस आउटसाइड द पोलर रीजन। हमें पता है कि दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, एंड उसके अलावा थर्ड पोल जो है हिमालयस को बोला जाता है। तो ये भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये रीजन अनस्टेबल हो जाएगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा एशियन रिवर सिस्टम में 10 ऐसे मेजर रिवर्स हैं जिसकी मेन सोर्स हिमालयन रीजन है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस हमें पता ही है इंडिया के अंदर फ्लो करती है। इसके अलावा और 7 ऐसी रिवर्स हैं जो कि चाइना के अंदर और मलेशिया मतलब डिफरेंट रीजन्स के अंदर फ्लो करती है। और अगर ये रीजन अनस्टेबल हुआ तो इन पर्टिकुलर एरियाज में डायरेक्टली वाटर का इंपैक्ट होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा इट ऑल्सो हैज डाइवर्स कल्चर्स, लैंग्वेजेस एंड बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल यहाँ पर वो हैं जो स्पीसीज रहती हैं, फ्लोरा फौना रहता है। ये सब जो है डायरेक्टली इंपैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, बर्ड्स बहुत सारे हैं यहाँ पे 240 मिलियन से ज़्यादा पीपल जो डायरेक्टली यहाँ पे रहते हैं। अराउंड 1.9 बिलियन पीपल है जो कि किसी न किसी तरीके से वाटर फूड किसी तरीके से इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, हिमालय के ऊपर डिपेंड करते हैं। एंड मोर देन 35% ऑफ द पॉपुलेशन ऐसा है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस इकोसिस्टम से बेनिफिट करता है। सो अगर हम इस पर्टिकुलर रीजन को अनस्टेबल या फिर किसी भी तरीके से हार्म करने की कोशिश करेंगे तो दिस इज द इम्पैक्ट दैट वी आर फेसिंग, ठीक है। इस बड़े लेवल पे इम्पैक्ट यहाँ पर कॉज कर सकते हैं। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज अबाउट द कस्टोडियल डेथ्स दैट इज हैपनिंग इन इंडिया। अगर हम एक रिपोर्ट की बात करें तो अराउंड 348 पीपल हैव डाइड इन द कस्टडी ऑफ पुलिस, ठीक है। इसके अलावा अगर अराउंड 5000 से ज़्यादा पीपल जो है जुडिशियल कस्टडी में ऑलरेडी मारे जा चुके हैं सिर्फ पिछले 3 सालों के अंदर। प्रिजनर्स की बात करें, प्रिजनर्स से जब इंटरव्यू किया गया था उनसे पूछा गया तो पता चला कि प्रिजन एटमॉस्फेयर इज नॉट सेफ ऐसा उन्हें लगता है, ठीक है। दे डोंट कंसिडर इट अ सेफ एनवायरमेंट। एनसीआरबी जो है हमारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जब उसने एक रिपोर्ट निकाला, उसने स्टडी किया तो उसने ये पाया कि पिछले 10 सालों के अंदर 1000 से ज़्यादा लोग जो है पुलिस कस्टडी के अंदर मारे जा चुके हैं, ठीक है। दे हैव डाइड। उसमें से 40% पीपल तो ऐसे हैं जो नेचुरली डाई किए हैं या फिर ड्यू टू सिकनेस मतलब मरे हैं। 29% पीपल दे हैव कमिटेड सुसाइड इनसाइड दिस पर्टिकुलर कस्टडी, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब ये कस्टडी हो रही, जब ये पर्टिकुलर स्टडी हो रहा था, दिस रिपोर्ट्स दे डोंट क्लैरिफाई वेदर द इलनेस वाज लॉन्ग टर्म और हैपन ड्यू टू पुलिस टॉर्चर। देखिए 40% जो लोग मरे थे, हमें पता है कि उनमें से कुछ लोग जो है इलनेस के कारण मरे थे, ठीक है, बीमारी के कारण मरे थे। बट पॉइंट इज ये किसने नहीं बताया कि बीमारी हुई कैसे थी, क्या ये बीमारी पहले से थी या फिर ये बीमारियां उनको पुलिस टॉर्चर होने के बाद स्टार्ट हुई थी। सो दिस इज द मेन रीजन ऑफ कस्टोडियल डेथ्स। इसके अलावा देखिए जो पुलिस टॉर्चर करती है उसकी अकाउंटेबिलिटी पुलिस के ऊपर नहीं होती है, बिकॉज एक इंडिया के लॉ की अगर बात माने अभी के हिसाब से तो अ केस अगेंस्ट द इन्वॉल्व पुलिस ऑफिसर दे कैन ओनली बी रजिस्टर्ड आफ्टर गवर्नमेंट परमिशन देगी, उसके बाद ही उसके अगेंस्ट कोई भी केस रख सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई भी विलिंगनेस नहीं दिखा रही है, ठीक है। हमने इस पर्टिकुलर पुलिस कस्टडी वर्सेस जुडिशियल कस्टडी को एक बार ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, आप चाहे तो पिछले वीडियो जाकर देख सकती हैं एक बार, बट फिर भी हम एक शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। पुलिस कस्टडी वो होता है जहाँ पर जो फिजिकल कस्टडी होती है वो पुलिस के पास रहती है। जुडिशियल कस्टडी में फिजिकल कस्टडी जो होती है कोर्ट के पास रहती है, ठीक है। नाउ जो पुलिस कस्टडी है उसमें जो पर्सन है उसको पुलिस स्टेशन में रखा जाता है और जुडिशियल कस्टडी में दे आर केप्ट अंडर द जज जो कि जेल्स में रखे जाते हैं, ठीक है, जेल्स में रखे जाते हैं। इसके अलावा पुलिस कस्टडी में द सस्पेक्ट कैन बी डायरेक्टली इंटीग्रेटेड बाय द पुलिस, ठीक है। पुलिस से डायरेक्टली पुलिस उसको डायरेक्टली पूछताछ कर सकती है बिना परमिशन ऑफ द कोर्ट के। लेकिन जो जुडिशियल कस्टडी होती है उसके अंदर क्या होता है, अगर कोई भी इंटीग्रेशन करना है पहले उस सस्पेक्ट का तो पहले आपको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप कर सकते हो। जब पुलिस कस्टडी होता है तो उसमें लीगल काउंसिल यानी कि जो लॉयर होता है उसके प्रेजेंट रह सकते, मतलब उसके प्रेजेंस में ही कोई बात हो सकती है, पुलिस जो कर सकता है। जुडिशियल कस्टडी में देखिए इसमें जो जज होता है वो डायरेक्टली इसमें अपना वो होता है इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ पर कोई भी इसकी लीगल काउंसिल की जरूरत नहीं होती है। नाउ पुलिस कस्टडी की बात करें तो यहाँ पर पुलिस जो होता है वो इस पर्टिकुलर पर्सन की प्रोटेक्शन और केयर का जिम्मेदार होता है, लेकिन जुडिशियल कस्टडी में जो जज होता है वो जिम्मेदार होता है, ठीक है। सो दिस वाज अ ब्रीफ डिफरेंस बिटवीन पुलिस कस्टडी एंड जुडिशियल कस्टडी। इफ यू वांट इफ यू वांट अ पर्टिकुलर दिस पर्टिकुलर आपको टॉपिक को प्रॉपर्ली समझना है तो आप पिछले वीडियोस को देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। ओके, इसके अलावा द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंटरनेशनल सोलर अलायंस। नाउ सोलर एज वी नो talks about the sun's energy,
नाउ यूएसए ने रिसेंटली इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन कर लिया एज 101 कंट्रीज, ठीक है, टोटल 101 कंट्रीज हो चुकी है, जिसमें यूएसए इज द रिसेंट कंट्री टू ज्वाइन इट। यूएसए ने जो ज्वाइन किया है, इट इज़ अ बिग मूव टू बिग बूस्ट टू द ग्लोबल अडेप्टेशन ऑफ सोलर एनर्जी। नाउ हमें पता है कि यूएसए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंट्री है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सुपर पावर है। तो जैसा यूएसए करती है, बहुत सारी कंट्रीज ऐसा हैं जो कि इसको देख देख के और भी बहुत सारी कंट्रीज इस चीज़ को फॉलो करती हैं, जो व्हाट यूएसए इज डूइंग। तो 2015 में जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था, उसके अंदर इंडिया और फ्रांस ने इस पर्टिकुलर चीज़ को लॉन्च किया था, आईएसए को लॉन्च किया था, लेकिन इट वाज फॉर्मली लॉन्च इन 2018, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। सो इट वाज स्टार्टेड इन 2015, मतलब इसका आइडिया प्रपोज किया था 2015 में, बट इसको फॉर्मली लॉन्च किया था 2018 में। ये एक अलायंस है, अलायंस ऑफ व्हाट? इट इज अलायंस ऑफ सनशाइन कंट्रीज। सनशाइन कंट्रीज क्या होती हैं? ऐसी कंट्रीज जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है, उन्हें कहते हैं सनशाइन कंट्रीज। नाउ इफ यू विल सी हियर, आपको यहाँ मिलेगा दिस इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। नाउ दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ऑल द कंट्रीज विच रेंज बिटवीन दीज टू, यानी कि you can see these countries, they are called as sunshine countries, ठीक। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दीज कंट्रीज। नाउ ये जो कंट्रीज हैं सनशाइन कंट्रीज, उनका ये अलायंस है। ऑब्जेक्टिव ये है दैट दे हैव टू एफिशिएंटली यूटिलाइज द सोलर एनर्जी। एम क्या है? टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक फॉसिल फ्यूल। जितने भी नॉन रेन्यूएबल है, जिसको रिप्लेनिश होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उनके ऊपर अपने डिपेंडेंस को कम करना है, और सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइड एनर्जी, इन सब के ऊपर अपने डिपेंडेंस को बढ़ाना है, ठीक है। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द सनशाइन कंट्रीज दे आर पुअर। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, देखिए कौन से सनशाइन कंट्रीज? द एंटायर अफ्रीका इज inside the sunshine country, almost entire Africa, but as we know these are very poor, ठीक है, and they are very less developed, ठीक है। नाउ इफ दे आर वेरी लेस डेवलप्ड, तो क्या इसका ये मतलब है कि जहाँ पर सनशाइन होगा ऑटोमेटिकली वहाँ पर डेवलपमेंट होगी? जी नहीं, ऐसा नहीं है, जैसा हम देख सकते हैं, ठीक है। तो दे आर पुअर एंड दे आर लीस्ट डेवलपिंग, इसीलिए सोलर पावर को यूज़ करके उनको एनर्जी सिक्योर बनाना है, ताकि उस एनर्जी को यूज़ करके दे कैन वर्क फॉर देयर ओन डेवलपमेंट। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों ने ही $500 मिलियन ईच पैसे देने का बात की गई है इन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर पैसे देंगे। इसके कारण इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस के पास फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी भी अच्छी है, मतलब फ्यूचर के लिए भी फाइनेंसिंग अच्छा है, इसकी फाइनेंसिंग कमी नहीं है। इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें, इट इज द नोडल एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ठीक है। सो दिस इज अ कंसेप्ट जो कि हमारे पीएम मोदी ने दिया था। इसका एम क्या है? इट एम्स टू ट्रांसफर द सोलर पावर जनरेटेड इन वन रीजन टू फीड द इलेक्ट्रिसिटी डिमांड टू अदर्स। नाउ यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी, देखिए बहुत ही कम कंट्रीज है जो इस पर्टिकुलर इसके बीच में, देखिए कुछ ही कंट्रीज हैं जो इस सनशाइन कंट्रीज के बीच में है, लेकिन हमें एनर्जी तो नीचे ही प्रोवाइड करनी है और ऊपर ही प्रोवाइड करनी है, राइट। सो पॉइंट इज कि यहाँ पर हम एनर्जी को बना करके हम बाकी कंट्रीज में एनर्जी को प्रोवाइड करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड, ठीक है। इसके अलावा इंडिया हैज़ ऑल्सो अलॉटेड 5 एकड़ ऑफ लैंड टू आईएसए, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक बॉडी है हमारे यहाँ, एनआईएसी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, जो कि गुरुगांव में है, ठीक है, गुरुग्राम में है। उसमें 5 एकड़ ऑफ लैंड प्रोवाइड किया गया है, जहाँ पर हम 160 करोड़ का पैसा, मतलब 160 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं, ताकि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह कर सकें, ठीक है, और डे टू डे एक्सपेंसेस जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस से रिलेटेड में उसके लिए पैसे खर्च कर सके। एनआईएसए की बात करें, ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है अंडर एमएनआरई, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी के अंदर है। दिस इज द एपेक्स नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी, ठीक है। सोलर एनर्जी के लिए इंडिया के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाला ये सबसे बड़ा बॉडी है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया ने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया अब तक इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। देखिए टोटल $15 मिलियन इंडिया ने बोला था कि हम प्रोवाइड करेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस को, उसमें से $1 मिलियन तो एनटीपीसी खुद प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा आईआरईडीए जो है और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन दोनों ने बोला है कि हम $1 मिलियन ईच प्रोवाइड करेंगे इस पर्टिकुलर फंडिंग के लिए। 15 मिलियन में से 1 मिलियन एनटीपीसी प्रोवाइड कर रहा है, 1 मिलियन आईआरईडीए प्रोवाइड कर रहा है और 1 मिलियन जो है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा कोल इंडिया और नाल्को जैसी बड़ी कंपनीज भी हैं, ये भी डिसाइड कर रहे हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फंडिंग के लिए हम भी कुछ ना कुछ जरूर प्रोवाइड करेंगे, बट इन्होंने अभी अनाउंस नहीं किया, ठीक है। इसके अलावा हमें जैसे बात की, गुड़गांव के अंदर 5 एकड़ ऑफ लैंड ऑलरेडी इन्होंने प्रोवाइड कर दिया है, जहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड डिफरेंट काम डे टू डे एक्टिविटीज हो सकती है इंटरनेशनल सोलर अलायंस रिलेटेड। सो दिस इज द मैप जहां पर हम देख सकते हैं, दिस इज टॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसके बीच की जितनी कंट्रीज है, यहाँ पर सनफॉल जो है, वहाँ पे सन जो है हमेशा पूरे साल रहता है। सो हमें पता है कि इन पर्टिकुलर रीजन्स में सन जो है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो क्यों ना है इस पर्टिकुलर रीजन से एनर्जी को बनाकर हम बाकी कंट्रीज में भी प्रोड्यूस करें, मतलब प्रोवाइड करें, ट्रांसफर करें एनर्जी को। दिस इज द मेन एम ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर द डिस्कशन ऑफ टुडे। नाउ लेट्स रिवाइज दीज टॉपिक्स विद द हेल्प ऑफ ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज इंडिया हैज आस्क्ड फॉर $1 ट्रिलियन टू फाइनेंस इट्स क्लाइमेट नीड्स, ठीक है। सेकंड इज दैट प्राइवेट कंपनीज हैव नॉट येट agreed to invest money in international solar alliance. Third is increasing the width of the road will lead to decrease in calamities like landslides in Himalayan regions. Fourth is accused is kept in jails in judicial custody. Fifth is France has founded the International Solar Alliance.
And finally, USA is a sunshine country, so it has been included in International Solar Alliance. These are the question for today. आपको इसके आंसर्स ट्रू या फॉल्स के फॉर्मेट में देने हैं. आप इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं. ठीक है, इसके आंसर हम आपको कल के वीडियो में बताएंगे. जस्ट लाइक जो कल के क्वेश्चंस थे उसको हम अभी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो कोल माइनर्स हैं दे कैन सफर एस्फिक्सिया ड्यू टू मीथेन पॉइजनिंग. दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. जैसा हमें पता है कि जो एस्फिक्सिया होता है दिस इज बिकॉज ऑफ कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग. इट इज नॉट बिकॉज ऑफ मीथेन पॉइजनिंग. ठीक है. सेकंड स्टेटमेंट इज दैट एमपी लैट स्कीम हैज बीन रीस्टार्टेड बाय ग्रांटिंग 2 करोड़ इंस्टेड ऑफ 5 करोड़. दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. जैसा हमने कल पढ़ा था, नॉर्मली 5 करोड़ मिलते हैं वहाँ पर, लेकिन इस पर्टिकुलर साल में जब फिर से इसको रीस्टार्ट किया गया था 2 करोड़ से स्टार्ट किया गया इसको. थर्ड इज, इन द रीसेंट एनएसए मीट अफगानिस्तान वॉज रिप्रेजेंटेड बाय देयर न्यू प्राइम मिनिस्टर. जी नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है. हमने जैसे कल पढ़ा था कि अफगानिस्तान का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव में इन्वॉल्व नहीं था, मतलब जुड़ा हुआ नहीं था. इसके अलावा कुंग फू इज द सक्सेसर ऑफ दिस पर्टिकुलर मार्शल आर्ट फॉर्म. दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. इसके अलावा कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड ऑन द एस्चुरी ऑफ कृष्णा रिवर. दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. जैसा हमें पता है कि गोदावरी के एस्चुरी पे प्रेजेंट है. इसके अलावा फिशिंग कैट हैज बीन डिक्लेयर्ड एंडेंजर्ड इन IUCN. दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. ये वल्नरेबल, उसको वल्नरेबल का स्टेटस मिला हुआ है, अभी एंडेंजर्ड में वो नहीं है. इसके अलावा थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम इज ऑफ USA. दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. ठीक है. सो आप इसको चेक कर सकते हैं जो भी आपने कल आंसर्स किए थे. ओके, थैंक यू सो मच. अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.